ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे। मिडिल ईस्ट की जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है और इस बार निशाने पर आया है तेहरान और करस को जोड़ने वाला सबसे बड़ा पुल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले के साथ ही ईरान को सीधी चेतावनी दे दी है। अब भी मौका है, वरना कुछ भी नहीं बचेगा। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों ने तेहरान की सांसें रोक दी है। पुल उड़ने के बाद हालात और विस्फोटक हो गए हैं। ये पुल सिर्फ कंक्रीट का ढांचा नहीं था, बल्कि ईरान की लाइफलाइन माना जाता था और अब इसके गिरने से साफ संकेत है कि जंग अब सिर्फ हवाई हमलों तक सीमित नहीं रहेगी। तो दूसरी तरफ ईरान पूरी तरीके से आक्रामक हो चुका है। IRGC ने पलटवार करते हुए बहरीन और अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाया है। अमेज़न की बिल्डिंग पर हमले का दावा कर दिया गया है और अब साफ कहा गया है कि अब खाड़ी में सिर्फ अमेरिकी ताबूत ही गुजरेंगे, यानी कि उतना ही हमला तीखा और सीधा होगा। और इस बीच ट्रंप के बयान और भी विवादित होते जा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और उनकी पत्नी पर तंज कसकर ट्रंप ने कूटनीतिक मर्यादाओं को भी तोड़ दिया है, जिससे वैश्विक राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। संयुक्त राष्ट्र लगातार शांति की अपील कर रहा है, लेकिन जमीन पर हालात इसके उलट है। सवाल अब ये कि क्या पुल पर हमला सिर्फ शुरुआत है? क्या ईरान आज बड़ा बदला लेगा और क्या ये जंग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने जा रही है? हर धमाका, हर बयान एक बड़े युद्ध की आहट दे रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। ईरान की राजधानी तेहरान को कराज शहर से जोड़ने वाले बड़े पुल पर गुरुवार को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला कर दिया। यह पुल मिडिल ईस्ट के सबसे ऊंचे पुलों में से एक माना जाता है। इसके अलावा कराज के अन्य इलाकों पर भी हमले हुए। बता दें कि ईरान के अलबोर्ज प्रांत में एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट B1 ब्रिज को हमले में नुकसान पहुंचाया गया। इस हमले के बाद इलाकों में अंधेरा छा गया, बिजली गुल हो गई, पावर सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हो गई। इस हमले में 2 लोगों की जान भी चली गई और कई लोग घायल हो गए। यह ईरान का 3800 करोड़ की लागत से बनाया गया ब्रिज था। यह पुल इसी साल शुरू हुआ था और इसे मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल माना जाता है। करीब 1050 मीटर लंबा और 136 मीटर ऊंचे पिलर वाला यह प्रोजेक्ट $400 मिलियन में बना था। इसका मकसद तेहरान को उत्तरी इलाकों से जोड़ना और व्यापार को आसान बनाना था। रिपोर्ट के मुताबिक कराज के अजीमियह इलाके और कराज नॉर्दर्न बाईपास पर इस पुल को निशाना बनाया गया। इस पुल के ढहने से अब ईरान को व्यापार और ट्रैफिक में बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। पुल के नुकसान से ईरान काफी गुस्से में है और वह कभी भी इसी तरह का जवाबी हमला कर सकता है। गुस्साए ईरान ने बहरीन में अमेजन डेटा सेंटर पर हमला भी कर दिया है और इसको लेकर उसने वीडियो भी जारी किया है। हालांकि यह साफ नहीं है कि यह वीडियो पुराने हमले का है या फिर से हमला किया गया है। ईरान जंग में वार पलटवार जारी है। यह पलटवार बयानों में है और हमलों में भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार सुबह राष्ट्र के नाम संबोधन किया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका को ईरान जंग में जीत मिल चुकी है। साथ ही ट्रंप ने चेतावनी दी कि अमेरिका 2-3 हफ्ते में ईरान पर बड़े से बड़ा हमला करेगा। अमेरिका ने शर्त नहीं मानने पर ईरान को पाषाण युग में भी पहुंचाने की धमकी दे दी। इस पर ईरानी एयर स्पेस फोर्स के कमांडर माजिद मौसवी ने अमेरिका को सख्त धमकी दी। उन्होंने कहा कि जो लोग ईरान को धमकी दे रहे हैं वे असल में अपने ही सैनिकों को मौत की तरफ धकेल रहे हैं। माजिद मौसवी ने अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के बयान पर जवाब दिया और कहा कि ईरान को स्टोन एज यानी पाषाण युग में भेजने की बात सिर्फ कल्पना है और ऐसा करना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि हॉलीवुड अमेरिका के दिमाग में भ्रम पैदा कर रहा है। अमेरिका सिर्फ 250 साल पुराना देश है, जबकि ईरान की सभ्यता 6000 साल पुरानी है और वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। वहीं IRGC ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट उनके कंट्रोल में है और यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेतुके बयानों से नहीं खुलेगा। यह रास्ता तभी खुलेगा जब उसकी शर्तें मानी जाएंगी। इधर ईरान के हमले को लेकर कतर ने UN में शिकायत दर्ज करा दी है। कतर का आरोप है कि ईरान ने उसके इलाके पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए हैं। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि 28 मार्च से 1 अप्रैल के बीच
कई हमले किए गए, जिनमें एक तेल टैंकर को भी निशाना बनाया गया। कतर ने इन हमलों को गैर कानूनी बताया और नुकसान की भरपाई की मांग की है। ईरान अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देशों पर लगातार हमला कर रहा है। इस बीच यूएई ने गुरुवार को 19 मिसाइल और 26 ड्रोन गिराने का दावा किया। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसने ईरान के 19 बैलिस्टिक मिसाइल और 26 ड्रोन को मार गिराया है। जंग शुरू होने के बाद से अब तक यूएई 457 मिसाइल और 2000 से ज्यादा ड्रोन इंटरसेप्ट कर चुका है। जंग जिस तरह आगे बढ़ रही है और यह हर रोज जिस तरह भीषण रूप अख्तियार कर रही है, कल की जंग में कहां, क्या और कैसा हमला होगा, यह कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो हमले लगातार जारी है। ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से पुल को निशाना बनाया जा रहा था और अब खबर क्या है ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तेहरान करस को जोड़ने वाले बड़े पुल पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया। तेहरान करस को जोड़ने वाला ये बड़ा पुल है। अमेरिका, इजराइल ने हमले की जिम्मेदारी ली है कि इस पुल पर उनके द्वारा हमला किया गया। ट्रंप ने ईरान को समझौते की अंतिम चेतावनी दी है। उसके बाद डील नहीं तो पावर प्लांट पर हमले की धमकी भी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा दी गई है। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाया है। अमेज़न की बिल्डिंग पर हमला हुआ। ईरान का बहरीन के अमेज़न की बिल्डिंग पर हमले का दावा किया गया। हॉर्मुज को लेकर ईरान की कड़ी चेतावनी भी सामने आई है। यूएन ने युद्ध रोकने की अपील इस बीच भी की है, यानी कि स्थिति किसी भी तरीके से यहां पर सुलझती हुई नजर नहीं आ रही है। और अमेरिका, इजराइल की तरफ से यह दावा किया गया कि यह हमला इसलिए किया गया था क्योंकि यहां से जो ड्रोन की सामग्री है, विस्फोटक सामग्री जो है, वो इस पुल से जाती है, यहां से इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन इस बीच जो ईरान है वो यहां पर जो बड़ा दावा यह करता आ रहा है कि ये नागरिक पुल है और जो युद्ध है उसके विरुद्ध इस हमले को माना गया है। तो ईरान का रणनीतिक पुल क्यों अहम है, ये आपको बता रहे हैं। पुल को ईरान की लाइफ लाइन माना जाता है। सप्लाई और मूवमेंट के लिए ये पुल बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही पुल गिरने से ईरान की युद्ध रणनीति को धक्का लगा है। तो तेहरान करस को जोड़ने वाला ये पुल काफी ज्यादा अहम माना जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। पुल को ईरान की लाइफलाइन भी माना जाता था, यानी कि तेहरान और करस के बीच में जो पुल है ये ईरान की लाइफलाइन माना जाता है। काफी यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो रहता है, आना जाना यहाँ से होता है, आवागमन लोगों का होता है, ट्रांसपोर्टेशन का होता है, और इसीलिए ये पुल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया था। लेकिन अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो हमला इस पुल पर किया गया था, उनका ये कहना था कि यहाँ से विस्फोटक सामग्रियों का लेन देन होता है। ड्रोन्स का जो लेन देन है वो यहां से होता था इसी पुल के द्वारा, और इसीलिए इसी पुल पर हमला किया गया था। तो चलिए ईरान युद्ध के खौफनाक आंकड़ों की अब बात कर लेते हैं। ईरान में 2076 मौतें हो गई है, 26,500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेबनान की बात करें 1,345 मौतें, जिसमें 125 बच्चे शामिल हैं। इजराइल की बात करें 28 मौतें हुई हैं और करीब 3,223 लोग घायल हुए हैं। साथ ही अमेरिका में 15 मौतें हुई हैं और 200 से ज्यादा जो लोग हैं वो अमेरिका में घायल हुए हैं। इराक की बात करते हैं 107 से ज्यादा मौतें इराक में हो चुकी है। साथ ही बात करते हैं यूएई की, तो 12 मौतें यहां पर हुई है, 169 घायल हुए हैं। साथ ही आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको बहरीन, सऊदी, कुवैत, ओमान, सीरिया में भी मौतें हुई है। कतर, जॉर्डन में भी दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ये पूरा आंकड़ों के जरिए आपको समझाया। ईरान में 2076 लोगों की मौतें हुई हैं, 26,500 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। हमले लगातार जारी है, दोनों तरफ से जो भीषण जंग है वो लगातार जारी है, और ये मौतों का आंकड़ा आपको बताया था। किसी भी स्थिति में ये जो युद्ध है ये रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल JS सोढी रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। साथ ही डॉक्टर मनन द्विवेदी विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले JS सोढी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जो स्थिति आप देख रहे हैं कि अमेरिका अब ईरान में उन जगहों पर हमला कर रहा है जिससे पूरी तरीके से ईरान की कमर टूट जाए। जो पुल पर हमला किया था, काफी महत्वपूर्ण पुल उसे माना जा रहा था, लाइफलाइन उसे ईरान की कहा जा रहा था। किस ओर ये सिचुएशन जाती हुई दिखाई दे रही है? जय हिंद चारू जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूँ, विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। मेरी पीसीआर से गुजारिश है कि मेरा रैंक लेफ्टिनेंट जनरल नहीं है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, इसको प्लीज ठीक करवा दीजिए। जी, माफी चाहूंगी जी। कोई बात।
चारू जी देखिए, आज सवेरे ही खबर आई है कि अमेरिका ने अपने 3 टॉप सेना अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, उनकी सेवाएं उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया है। पहला है अमेरिकी सेना का सेनाध्यक्ष जनरल रैंडी जॉर्ज, जी। दूसरे हैं जनरल डेविड हुडने जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग कमांड के कमांडर हैं, और तीसरे हैं चैपलिन कोर के मेजर जनरल विलियम ग्रीन। जब अमेरिका इस वक्त ईरान के साथ इतने घमासान युद्ध में है, तो 3 टॉप अमेरिकी सेना के जनरल्स की बर्खास्तगी क्या दिखाती है कि अमेरिका ये युद्ध हार रहा है। मान लिया अमेरिका ने इस ब्रिज को तहस नहस किया, ईरान उसका भी जवाब देना शुरू कर दिया है। जैसे कहते हैं युद्ध में सब जायज होता है, तो जो भी लड़ाई हो रही है, जो भी तबाही हो रही है, वो दोनों पक्ष अपनी तरफ से सही है, क्योंकि युद्ध में जैसे मैंने कहा सब कुछ जायज है। लेकिन क्या इससे अमेरिका को सफलता मिल रही है? बिल्कुल नहीं मिल रही है। इसके 3 बड़े बिंदु दर्शकों को बताना चाहूंगा जी। आज युद्ध का 34वां दिन है। अब तक ईरान में वो राष्ट्रपति अमेरिका नहीं बिठा पाई है जो जिसका झुकाव अमेरिका की तरफ हो, यानी सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे पूरी तरह से ईरान का नियंत्रण अब भी है। और तीसरा, जो मैंने अभी बताया, अमेरिकी सेना के टॉप 3 जनरल्स को बर्खास्त कर दिया गया है। ये 3 बिंदु ही अपने आप में दिखाते हैं कि किस तरह से बुरी तरह से अमेरिका और इजराइल इस युद्ध को हार रहे हैं। चारू जी, ये युद्ध जब भी खत्म हो, 4 दिन बाद हो, 4 महीने बाद हो, 4 साल बाद हो, विजेता ईरान बन के ही निकलेगा। और इसीलिए ईरान इस बार युद्ध अपनी शर्तों पे खत्म करना चाहता है, क्योंकि 47 साल से जो उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगे, 47 साल से जो उसे दीवार की तरफ धक्का मार के फेंका गया, अब ईरान को पता कि अगर इसने इस बार भी पहले की तरह गलती कर दी, अमेरिका की बात मान ली युद्ध विराम के लिए, फिर कुछ महीने बाद अमेरिका और इजराइल उस पर युद्ध करेंगे जैसे पिछले साल हुआ और अब हो रहा है। तो डेफिनेटली ये युद्ध पूरी तरह ईरान के नियंत्रण में है। हाँ, ईरान का नुकसान ज्यादा हो रहा है। उसमें एक सैनिक टर्म होता है पायरेक विक्ट्री। पायरेक विक्ट्री का मतलब होता है कि एक पक्ष जिसका नुकसान ज्यादा होता है लेकिन जीत उस पक्ष की होती है। डेफिनेटली ज्यादा लोग ईरान में मारे गए हैं, डेफिनेटली ईरान की बर्बादी ज्यादा हो रही है, लेकिन ईरान इस युद्ध में विजेता बन के निकल रहा है। बिल्कुल। सोनी जी, आपने जो बातें कही है मैं दोबारा उसके ऊपर आऊंगी, लेकिन रुक करती हूँ मनन जी का। मनन जी, जिस तरीके से हमले लगातार हो रहे हैं और अमेरिका इजराइल कमर तोड़ने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं ईरान की, लेकिन ईरान ने पलटवार किया है जबरदस्त तरीके से। अमेरिकी कंपनी जो है उनको वो निशाना बना रहा है। कितना आक्रामक अब ये होता हुआ नजर आएगा? ईरान की तरफ से कितने ज्यादा विस्फोटक हमले अब हो सकते हैं? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि ये बात बिल्कुल सही है वैसे तो, कि अमेरिका ने जब वियतनाम वॉर में, अगर हम इतिहास को देखें, गया अमेरिका वियतनाम वॉर में, कैनेडी ने बे ऑफ पिग्स इंसिडेंट को स्टार्ट किया और उसके बाद रिचर्ड निक्सन उन्होंने बात की वियतनाम की, और उसके बाद जिस तरीके से 50-55 हजार अमेरिकी सोल्जर्स वहां पर शहीद हुए, वहां पर मार्टियर हुए, तो उसके बाद एक तरीके का बीमारी, कहते हैं साइकोलॉजिकल एस्टेब्लिशमेंट सिंड्रोम, जिसको हम ये भी कह सकते हैं वियतनाम सिंड्रोम, अमेरिका में आ गया। और उसके जो इंटरवेंशंस होते हैं, उसकी जो दखल होती है मिलिट्री और कूटनीतिक क्षेत्रों में, वो कम होती गई। पर अगर हम 1991 के पहले वॉर को देखें, जिसमें ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को लागू किया प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश सीनियर ने, उसके बाद से अमेरिका को विक्ट्री मिली, और उसके बाद से अमेरिका ने कोसोवो में, अफगानिस्तान में और यूरोपियन कंट्रीज में इंटरफेयर करना फिर से शुरू किया। तो मुझे लगता है कि ये ब्रिज उड़ाया गया है, जैसा कि आपने कहा, तो ब्रिज उड़ाया गया है। उसके अलावा उसके बगल में कोलेटरल डैमेज भी हुआ है। ये हम बात को नहीं बोले कि एक हॉस्पिटल को भी नेस्तनाबूद किया गया है, चाहे वो इंटेंशनली किया गया हो, चाहे वो कैसे भी किया गया हो, पर ये किया गया है। पर मैं ये कहूंगा कि ईरान अभी भी और कभी भी मैच नहीं है इजराइल और अमेरिका के लिए। और मुझे लगता है कि जो अभी जो शॉक एंड ऑ का जो स्टेज, मतलब मिसाइल बॉम्बिंग और एयरक्राफ्ट कॉम्बैट बॉम्बिंग चल रही थी, वो इसीलिए चल रही थी क्योंकि ईरान की नेवी को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। ईरान का कोई भी कॉम्बैट
खटारा वर्ल्ड वॉर 2 का कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उड़ नहीं सकता है, और कंप्लीट एयर सुप्रीमेसी इस समय अमेरिका के पास है और इजराइल के पास है। एक बात तो मैं ये कहूंगा, और अगर हम देखें, मुझे लगता है ये युद्ध आगे चलेगा और ज्यादा गहन होगा, और ज्यादा यहाँ पे ईरान की त्रासदी बढ़ेगी, और अगला निशाना जो होगा, जो पहले हम सब लोग जानते हैं और विश्वविख्यात जनरल्स और राजदूत कह चुके हैं कि भाई खर्ग आइलैंड पे कैप्चर करेंगे इजरायलीज और अमेरिकन, क्योंकि 90% ऑफ ऑयल सप्लाई जो ईरान करता है पूरे विश्व को, वो खर्ग आइलैंड से होती है। और उसके अलावा तो उसमें होगा ये कि ईरान की रिजीम बहुत बुरी तरीके से कमजोर हो जाएगी, और रिजीम चेंज भले आए या नहीं आए, पर एक तरीके से जो स्टेटमेंट दिया है मुस्तफा खोमैनी ने और अरागची ने कि वो लोग अमेरिकन और इजरायलीज को ह्यूमिलेट करवाएंगे, लेटेस्ट स्टेटमेंट है उनका, और अमेरिकन फोर्सेस को सरेंडर करवाएंगे। ये मुझे बहुत हास्यास्पद लगता है। सद्दाम हुसैन के 2003 के युद्ध में भी, अगर हम वेस्ट एशिया की बात करें, एक मोहम्मद यूसुफ करके, इब्राहिम यूसुफ करके इराक रिजीम में, सद्दाम हुसैन की रिजीम में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे। वो कह रहे थे कि हमने अमेरिकन आर्मर्ड व्हीकल्स को और अर्बन वॉरफेयर में अमेरिका को मुक्ति दे दी है, और शीघ्र ही अमेरिका सरेंडर करने वाला है। तो ये सिर्फ मीडिया वेव्स का और पीस पत्रकारिता, मतलब येलो जर्नलिज्म की बातचीत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और एक बार अगर सफल हो जाता है अमेरिका और इजराइल कर्ग आइलैंड पे कब्जा करने की और उसे होल्ड करने की, उसे कॉम्बैट के थ्रू होल्ड करने की, तो मुझे लगता है अमेरिका को तो ह्यूमिलेशन नहीं मिलेगा, जैसा कि मुस्तफा खोमैनी ने कहा है, और नहीं वो सरेंडर करेंगे, पर ईरान की रिजीम के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। पर ये तो इसकी सारी बात ये है कि ये युद्ध अभी चलेगा, और सब कुछ डिपेंड करता है कि खर्ग आइलैंड पे बूट्स ऑन ग्राउंड, ये अभी भी बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं आएंगे, पर ये पैराट्रूपर्स वहां पर डेल्टा फोर्स के कब जाते हैं, और युद्ध की जो पृष्ठभूमि है वो कैसे बदलती है, ये हमको देखना है अभी। उसके बाद ही हम कुछ विजयश्री या पराजय के बारे में कह पाएंगे। जी जे.एस. सोढी जी, आपने कहा कि ईरान काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और लगातार वो हमलों का जवाब ऐसे ही देता रहेगा, और चाहे भले वो ईरान को नुकसान ज्यादा हो रहा है, लेकिन ब्रिटेन में बैठक हुई थी, 60 देश उसमें शामिल हुए थे, किसी न किसी तरीके से जो हॉर्मुज स्ट्रेट है इस पर कोई समझौता बन सके और कोई समाधान इसका निकल सके। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में ईरान पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, या फिर ईरान अगर समझौते को तैयार होता है तो कैसे और किस तरीके से तैयार हो सकता है, क्योंकि वैश्विक दबाव जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। चारू जी, 25 मार्च को न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी कि ईरान ने अमेरिका के मिडिल ईस्ट में सारे 13 सैनिक अड्डों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, और जो 40,000 अमेरिकी सैनिक इन 13 सैनिक अड्डों में थे मिडिल ईस्ट में, ये सारे या तो किराए के मकान से काम करें या होटल से काम कर रहे हैं। किसी महाशक्ति की सेना के सैनिक अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो यह दिखाता है कि कितना बड़ा तमाचा है उस महाशक्ति की सेना के लिए। 2 दिन बाद 27 अप्रैल को लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़मीर, जो कि इजरायली सेना के मुखिया हैं, चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने इजरायली कैबिनेट को बताया कि इजरायली सेना टूटने के कगार पे, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। और जनरल एयाल ज़मीर ने यह भी कहा कि अगर ये युद्ध जल्दी खत्म नहीं होगा तो इजरायली सेना छोटे सैनिक काम भी नहीं कर पाएगी। इन 2 बड़ी बातों से साफ दिखता है किस तरह से पराजय की ओर अमेरिका और इजराइल बढ़ चुके हैं। नुकसान, एक ब्रिज यहां उड़ा देंगे, 2 ब्रिज वहां उड़ा देंगे, ईरान भी उसका पलटवार जवाब दे रहा है। लेकिन जब हम सैनिक शक्तियों की बात करते हैं जी, इस बार पूरा पलड़ा ईरान की तरफ भारी है। पिछले साल भी चारू जी 12 दिन के युद्ध में ईरान ने इजराइल की राजधानी टेल अवीव को 1/3 बर्बाद कर दिया था, और नेतन्याहू को भाग के ट्रंप के पास जाना पड़ा। ट्रंप ने एक पाखंड सा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया, जिसमें ईरान का मच्छर भी नहीं मरा, क्योंकि ईरान को पहले ही इत्तला हो गई थी कितने बजे कहां पे
ये सारे बम गिरेंगे। तो ईरान ने वहां से अपने सारे आदमी निकाल लिए थे। 408 केजी एनरिच्ड यूरेनियम पहले ही रोड से रूस भेज दिया था। इस बार भी ईरान पूरी तरह तैयार है इस युद्ध के लिए, और जिस तरह से इसने 47 साल से तैयारी की है, ये वाकई में एक केस स्टडी बनेगा दुनिया की सेनाओं में जब भी ये युद्ध औपचारिक तौर पे खत्म होगा। मैं 1 मिनट और चाहूंगा। चारू जी, ईरान पूरी दुनिया के लिए सबक और सीख है। जो देश ढंडोरा पीटते हैं, विदेशी हाथ, फॉरेन हैट, सोरोस, आप देखिए वो देश जिसपे 47 साल से आर्थिक प्रतिबंध थे, वो किस तरह से 2 बड़ी सैनिक शक्तियों के सामने अटूट खड़ा है। और एक और मैं बात बताना चाहूंगा, ईरान की आप टॉप लीडरशिप को 10 बारी मार दीजिए, ईरान ने इसकी पूरी प्लानिंग की है। ईरान को पता है कि मेरी टॉप लीडरशिप के 5 लेयर भी मरेंगे, तभी 6th लेयर तैयार है। तभी खामनी के मरने के ठीक 1 घंटे बाद ईरान ने जो पलटवार जवाब देना शुरू किया, अब तक खत्म नहीं हुआ। एक बड़े विख्यात ब्रिटिश जनरल थे जिनका नाम था ब्रिगेडियर जनरल जैक रिपर। उन्होंने कहा था, युद्ध एक गंभीर विषय होता है राजनेताओं पे छोड़ने के लिए। वॉर इज अ सीरियस बिजनेस टू बी लेफ्ट टू पॉलिटिशियंस। डोनाल्ड ट्रंप को उनके सेना मुखिया चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल डॉन केन ने 21 फरवरी को युद्ध के 1 हफ्ता पहले बताया था, ईरान के साथ युद्ध अमेरिका को नहीं करना चाहिए, अमेरिका के लिए घातक होगा। ट्रंप ने अपने सेना अध्यक्ष की बात नहीं मानी, और देखिए क्या हर्ष हो रहा है अमेरिकी सेना का मिडिल ईस्ट। बिल्कुल। मनन जी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो बयानबाजी देते हैं वो तो उससे सभी वाकिफ हैं, लेकिन अब वो जो उनके एक्शंस हैं वो भी नजर आ रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को निकाल दिया गया था, उन्हें पद छोड़ने के लिए कहा गया। उसके बाद में 2 और जो सीनियर लीडर्स हैं, जो सीनियर अधिकारी हैं, उनको भी यहाँ पर निकालने की बात कर दी गई थी। उसके उलट अगर देखें तो अमेरिका में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। क्या इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? लेकिन बावजूद इसके जो ट्रंप चाहते हैं वो तो वो करेंगे ही। बिल्कुल, इसमें मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को हम लोग कंसंट्रेट ना करें। न तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का ड्रीम है, और नहीं अमेरिकन ड्रीम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। और अमेरिकन ड्रीम एक ऐसी एंटिटी है जो विश्व में अपने आप को रिपीटेडली पिछले 100 सालों से, मतलब यूएस स्पेनिश वॉर जब हुआ 1898 में, जहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स के ओनर ने बोला, विलियम रैंडोल्फ हर्स्ट ने, यू गिव मी द पिक्चर्स, आई विल गिव यू द वॉर। तो जहां पर वहां का एक प्रमुख पत्रकार इतना पावरफुल है, वो इतना इन सिंक है वहां के व्हाइट हाउस से, तो वो देश की ताकत, शक्ति और इन्फ्लुएंस, बोथ कॉवर्ट और ओवर्ट, उसके बारे में कोई भी अंदाजा लगा सकता है। उसके अलावा खैर मैं इस डिबेट में नहीं करना चाहता। मैं बस यही बात कहना चाहूंगा कि अमेरिका एक विश्व शक्ति है और उसको काफी कुठाराघात पहुंचे हैं। जहां तक वियतनाम वॉर या अफगानिस्तान से जिस तरीके से उसे 2020-21 में निकलना पड़ा, एक बात तो ये। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अभी हम लोग अगर देखें वॉर के कंटेम्पररी डेवलपमेंट में, तो हम पाएंगे कि बहरीन ने एक यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन पास किया है, और पास क्या प्रपोजल रखा है यूएनएससी में, और उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से ईरान अंतर्राष्ट्रीय नियम और अंतर्राष्ट्रीय विधि के अगेंस्ट जाकर बहरीन में, कतार में, ओमान में, यमन में अमेरिकन बेसिस को अटैक करने के नाम पर किस तरीके से कोलैटरल डैमेज कर रहा है। और चाइना जो कि बहुत ज्यादा शुरू से अमेरिका के अगेंस्ट है, तो उसने कहा है समय की कमी है। मनन जी, रोकना चाहूंगी। सोदी जी, डॉक्टर मनन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, उससे पहले देखेंगे हेडलाइंस।